नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज संवाद और मैं हूं मनोज शर्मा। याद करो लोकतंत्र का वो काला दिन 25 जून 1975 आपातकाल की घोषणा हुई। इंदौर सिटी में उस समय क्या अफरा तफरी का माहौल रहा। लोग घर छोड़ गए, बाजारों में सन्नाटा पसर गया। किसी ने जाकर महुआ में गिरफ्तारी दी तो कोई जयपुर तरफ भाग गया। संघ की शाखाएं बंद हो चुकी थी और संघ के स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए मेरे साथ है इंदौर सिटी के वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जिन्होंने पूरी प्रताड़ना झेली। इनका परिवार पीड़ित रहा और लोकतंत्र को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा एक बलिदान दिया, आहुति दी। एक एक का मैं परिचय कराऊंगा और हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, उस समय लोकतंत्र की स्थिति क्या थी, आपातकाल क्यों लगाना पड़ा और आज हम कहाँ खड़े हैं। आप मेरे साथ बने रहें। यदि लोकतंत्र के पहलुओं का आपको ये इंटरव्यू पसंद आए उसको शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं आखिरकार लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। एक एक का परिचय की मैं शुरुआत करता हूँ। सुरेंद्र मोहन मित्तल ओम प्रकाश मित्तल जी के छोटे भाई हैं। ओम प्रकाश मित्तल यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं। यादराम गुप्ता, श्याम सुंदर पत्रकार जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, जीजा शूटिंग वाले, ईश्वर लाल जी, ओम प्रकाश उदैया, शंभू दयाल जी गुप्ता और ओम प्रकाश जी, ये सभी मेरे सामने खड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव कुमार सैनी मेरे साथ हैं। सभी कार्यकर्ताओं से एक एक से मैं पूरी जानकारी लूँगा। सुरेंद्र जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूँ। लोकतंत्र का वो काला दिन आप उसको किस रूप में लेते हैं, क्या आपने झेला, उसकी परिस्थिति हमारे कार्यकर्ताओं को जरूर बताएं। बहुत पुरानी समय की बात है, 1975 में जब मेरी पोस्टिंग हिंडोनी थी। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल में एज ए पीटीआई काम करता था। तो अचानक जैसे इमरजेंसी लगी तो बड़े भाई साहब थे ओम प्रकाश जी मित्तल, उनको घेरने के लिए, उनको पकड़ने के लिए घर पर पुलिस आई। लेकिन उनको जानकारी हो गई थी पहले ही और वो यहाँ से निकल भागे थे कहीं बाहर दूसरे शहरों में। और करीब 3-4 महीने वो ऐसे ही भ्रमण करते हुए कभी बहनों के यहाँ, कभी रिश्तेदारों के यहाँ, कभी धार्मिक स्थलों पर, कभी हरिद्वार, ऋषिकेश। उस समय आपके परिवार ने क्या प्रताड़ना झेली, क्या आपको एक अनुभव हुआ? प्रताड़ना ये थी कि जब चले गए तो पुलिस ने छापा मारा और छापा मारने पर पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी में उन्होंने जो कहीं भी उनको नहीं मिले तो उन्होंने उनके जो मकान के कमरे थे वो सील कर दिए और उनको सील करके, जैसे रसोई घर सील कर दिया, बैठक थी कमरे की वो सील कर दी और घर वालों को बड़ी परेशानी हुई। बिना रसोई घर के रसोई बनाने में बहुत दिक्कत आई। मैं आपको दोबारा आता हूँ। श्याम सुंदर जी, आपको पत्रकार के नाम जाना जाता है और उस समय आप पत्रकारिता कर रहे थे। पत्रकारिता उस समय नहीं कर रहा था, उन्होंने पत्रकार बना दिया। उन्होंने कैसे पत्रकार बनाया, हम ये आपको जानना चाहते हैं। श्याम सुंदर जी पत्रकार, अखबारों में नियम बना दिया, कोई संपादकीय में कांग्रेस के खिलाफ नहीं लिखेगा जी। संपादकीय खाली आने लग गए, संपादकीय कौन पूरा खाली जी। और जो उनके विचार विरुद्ध में लगता था वो अखबार बंद कर दिए जाते थे जी। और हर एक मिनट भय का माहौल था तो कब पुलिस पकड़ ले। हमारे भी नाम में था, हमको पता ना कब पुलिस आ जाए। तो साल भर का हमने परिवार का भंडारा, नाच वगैरह सब पहले भर दिया, घर पर रख दिया था कि साल भर हमारे बिना भी वो काम चला सके जी। एक 5 जन अखबार आया करता था। 5 जन अखबार आया था, आज भी आता था। तो उस समय यहाँ नहीं आ रहा था जी। तो हमारी जो शाखाएं बंद हो गई, घर बंद हो गए। तो मीटिंग अलग जगह हुआ करती थी, कभी किसी के घर, कभी किसी घर। तो हमने 5 जन से कहा 5 जन क्यों नहीं आ रहा है, कि कलेक्टर ने बना कर रखा 5 जन बेचोगे तो बंद कर दूंगा। फिर मैंने 5 जन मंगाया और मैंने 5 जन का काम चालू किया। फिर मास चालू करके आज पत्रिका, भास्कर सब चीज आपके पास है। ये आपकी शुरुआत में हुई। उत्साह हमें आपको कोई विशेष अनुभव जैसे याद करना चाहते हैं आप? विशेष था ना, लोगों को पकड़ रहे थे। सर, आप राधेश्याम जी हैं जे शूटिंग वाले, क्या आप इस बारे में बताएंगे? जब इमरजेंसी लगी थी तो मैं संघ का कार्यकर्ता था और संघ में सक्रिय कार्यकर्ता था जी। तो सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते सीआईडी हमारे पीछे लग गई थी और घर वालों को, यहाँ तक कि मुझे तो अपनी दुकानें जो कपड़े की थी मुझे वो बंद करनी पड़ी और इसलिए मुझे जो है यहाँ से भागना पड़ा जी। और मैं अपनी बच्ची थी जयपुर, उनके यहाँ 15 दिन रहा
उसके बाद मैं भरतपुर चला गया और इतना परेशान हुआ कि घर वाले सब दुखी हो गए, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा हो गया कि कब क्या हो सकता है कोई पता नहीं जी। मैं इसमें मेरे जो है चचेरे भाई थे, उनको भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन वो कभी संघ में गए नहीं, कभी कहीं गए, राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो हमारे वजह से, हमारे वातावरण की वजह से उनको भी कैचअप किया था, लेकिन वो हाथ के बाद में छोड़ दिया कि कह करके। तो मेरे बच्चों को भी पकड़ा था उन्होंने, पुलिस ने। वो राजनीति में सक्रिय था, ओबराय मित्तल जी का बिल्कुल सहयोगी था, उनकी वजह से ही वो आज राजनीति में रहा, तो उसको भी गिरफ्तार किया था। क्या नाम है? अनिल कुमार गोयल जी। उसको गिरफ्तार किया था, लेकिन वो ये लिखवा दिया था कि मैं कभी शाखा जाता नहीं हूँ, मेरे संघ से कोई लेना देना नहीं है। जब जा करके उनको छोड़ा, वो शाखा जाता भी नहीं था उस समय। तो पूरे वातावरण, घर का वातावरण ऐसा हो गया था, कब किसको आप कहाँ भाग गए उस समय? मैं जयपुर भागा था। जब उस समय शाखाएं बंद हो गई? शाखाएं बंद हो गई थी, ध्वजे नहीं लगाते थे। हमने फिर संघ की शाखा का दूसरा रूप लिया। क्या लिया? हाँ, वो हमने क्या है कि बैडमिंटन चालू कर दिया, समझे, फुटबॉल वॉलीबॉल चालू कर दिए। इस तरह से जो है हम लोग एकत्रित होते थे, लेकिन ध्वज नहीं लगाते थे, प्रार्थना नहीं करते थे। ध्वज नहीं लगाते थे, प्रार्थना नहीं करते थे। मैं आपको बात दोबारा बताऊँ, ईश्वर लाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको कब मालूम चला गंगापुर सिटी में कौन सी आपकी मीटिंग हो रही थी कि आपको इस समय? गंगापुर में जिला अग्रवाल समाज के कार्यकारिणी की मीटिंग थी और हम वहाँ मीटिंग में गए हुए थे। अब मुझे याद नहीं है कि वहाँ समाचार कैसे पहुँचा। हमको समाचार ये पहुँचा कि आप ट्रेन से मत आइए, पुलिस आपका पीछा कर रही है। जी। हमारा एक पत्थर व्यवसाय का मुनीम था हमारी दुकान का, वो ट्रक लेकर के महावीर जी पहुंचा और महावीर जी मुझे और राधे श्याम जी गोयल, जो यहाँ समाज के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी के अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, सूरत वाले। हाँ, मैं और वे दोनों यहाँ हिंडौन आ गए। हिंडौन हम राधे श्याम जी के घर पर गए, तो वहाँ से राधे श्याम जी तो सूरत चले गए और मैं अपनी ससुराल महुआ, मेरे ससुर साहब कांग्रेस के नज़दीक से, वहाँ कोई खतरा नहीं था। 15 दिन मैंने वहाँ निकाले। वहाँ से आने के बाद आपने ससुराल का सहारा लिया? हाँ, मतलब ससुराल काम आ गई आपकी? अच्छा, ये पता लगा कि ये आरएसएस वालों के ज़्यादा गिरफ्तार कर रहे हैं जी। हालांकि आरएसएस से मेरा पुराना संबंध था। सन 54 में एक छोटी शाखा का मैं मुख्य शिक्षक था साहेबगंज का। उसके बाद मैं राजनीति में सक्रिय हो गया, समाज में सक्रिय हो गया, तो संघ से थोड़ा सा लगाव कम हो गया था। भाई परमानंद जी यहाँ पर जो है प्रचारक थे, उनका हमारे घर पर भी आना जाना रहता था, उनसे मिलना जुलना रहता था, सारी बातें बताते रहते थे जी। वहाँ से महुआ से आने के बाद हम निश्चिंत हो गए। बाकी जो एक घटना हुई उसने हमारे कान खड़े कर दिए। वो घटना कौन सी, वही बताएं आप। जगदीश जी वकील जी के यहाँ प्रातः 4 बजे मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हम गए, मुझे याद नहीं है कि हम कितने लोग थे। 4 बजे मीटिंग में गए, 6 बजे वहाँ से आए। शाम को करीब 6-7 बजे एक सीआईडी का, डोलावली का रहने वाला था शायद, वो मुझे मिले। मैं पहले सरपंच रह चुका हूँ, तो उन्होंने कहा सरपंच साहब आपको नहीं जाना चाहिए था। मैं कहाँ? अरे बोले आप गए थे रात को जगदीश जी वकील जी के यहाँ। मैं कह गया ये मेरे क्या काम? अरे देखो मेरे तुम्हारे संबंध है, तुमसे कह रहा हूँ तुम दूर रहो। अच्छा। और नहीं तुम्हारी गिरफ्तारी में देर नहीं लगेगी, तुम्हारा नाम लिस्ट में है। उसके बाद एक घटना हुई। एक दिन हम रामजी लाल जी लोहावालों के, जो ओम प्रकाश जी आर्य के बड़े भाई थे, उनके घर पर बैठे हुए थे। परमानंद जी को पुलिस ओम प्रकाश जी वकील जी के मकान पर से पकड़ के ले गई। जब उनको पकड़ के ले गई, उनको मार लगाते हुए वहाँ के निकले। उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे साइलेंट हो गए कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक मामला है ना। दोबारा तो आपका क्या बात बताइए, आप क्या संस्मरण है आपके इमरजेंसी के बारे में? 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी। उससे पहले मोरारजी देसाई ने आंदोलन शुरू किया था दिल्ली के अंदर जी, कि आपातकाल नहीं लगाया जाए। हाँ।
इसके बावजूद भी इंदिरा सरकार ने इस पर गौर नहीं किया और रातारूत जो उनके राष्ट्रपति थे चाहे तो लगा दिया थे। क्या नाम था उनको, फखरुद्दीन था क्या कुछ, उनसे साइन करा करू के रातों रात उन्होंने आपात स्थिति की घोषणा कर दी। मेरे पिताजी और स्वर्गीय माननीय ओम प्रकाश जी मित्तल काफ़ी दिन साथ साथ रहे, एक दुकान पे पार्टनरशिप का काम था। तो उनको जैसे मालूम पड़ा तो वो यहाँ से पिताजी हमको कह करके यहाँ से वो फरार हो गए। कई महीने तक वो फरार रहे। इसके बाद हमको बड़ा प्रताड़ित किया गया। आपको क्या प्रताड़ित किया गया? और यहाँ हेड कांस्टेबल था, तो दुकान और मकानों को तो इनने हमारे को ताले लगा करके सील कर दिया था। उस वक्त थोड़ा बहुत गुजारा जो बैंक के किराए से आता था वो भी रोक दिया गया। तो एक पुराना मकान था हमारा, उसमें जब मैं रहता था उसमें रहने लगा तो मैंने मेरे ससुर को यहाँ से टेलीग्राम किया कि हम बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं, आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए और एक बच्चा था इसको आप ले जाइए, इनका जीवन भी हमारे साथ यहाँ बहुत खराब हो रहा है। तो रजाक था उसका नाम, मुझे याद कर रहा था क्या नाम था उसका, भूल गया था काफ़ी। तो आता रात को और 2-4 सिपाही आते पकड़ के और डंडे मार मार के जाके थाने में बंद कर देते। बताओ, हमें तो उनका पता था ही नहीं कि कहाँ है वो। नाम से वो कह के गए दाल बाटी चूरमा बना हुआ था उस दिन, तो उसको छोड़ छाड़ के भाग भूग के गए, खा लेना जो भी कुछ है। यह स्थिति हम लोगों ने पैदा कर दी। इसके बाद हम मारे फिरते रहे। इंदिरा गांधी जी भरतपुर आई, हमको थाने में बुला लिया और जाकर के सुबह से शाम तक वहाँ बंद कर दिया। हमें बाद में मालूम पड़ा कि इंदिरा गांधी जी भरतपुर आए थे। बताओ हमसे क्या, इसलिए बंद कर दिया आपको? हाँ। अब शिव कुमार जी, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, उस समय आपकी उम्र तो काफ़ी छोटी होगी। उस समय मैं तो बहुत छोटा था। लेकिन आपको क्या याद है? नहीं, मैं तो संस्मरण हमारे इन सभी से सुनता रहता हूँ जी। और उस समय पुस्तक भी लिखी थी हमारे माननीय परमण जी भाई साहब ने, वे 19 महीने जी, तो उसको भी पढ़ा मैंने। क्या था उस लेकिन पुस्तक में, क्या पुस्तक में खास है ऐसा? वो उस समय के जो दृष्टांत थे, उस समय के संस्मरण उस पुस्तक में भाई साहब ने लिखे हैं। और वो जो काला अध्याय है लोकतंत्र का, वो सदियों तक उसको याद रखेंगे, सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसा अध्याय जिस समय इमरजेंसी लगी थी उस समय मैं आदर्श विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में सर्विस करता था जी। 1 तारीख को जैसे ही मैं पहुंचता हूं जयपुर जुलाई को, तो पता चला कि गवर्नमेंट ने हायर सेकेंडरी स्कूल को कैप्चर कर लिया है और वहाँ पर रिसीवर बिठा दिया है जी। हम जितने भी करीब 70-80 अध्यापक थे सबको पता चल गया कि अब स्कूल नहीं जाना है, अन्यथा गिरफ्तारी हो जाएगी। हमने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया जो कांग्रेसी स्कूल था, माहेश्वरी हायर सेकेंडरी स्कूल जयपुर के अंदर। वहाँ सर्विस करने लगे, हम कमरा लेकर रहने लगे। तो एक रोज रात्रि को करीब 12:30 बजे माननीय जयदेव जी पाठक एक झोला लेकर मेरे कमरे पर पहुंचते हैं, दरवाजे का खटखटाते हैं गेट। मैंने कहा भाई रात में कौन है 12:30 बजे? बोले तुम जल्दी खोलो गेट। मैं आवाज़ पहचानी उनकी, मैं जयदेव जी पाठक है। मैंने दरवाज़ा खोला, वो तुरंत अंदर घुसे और दरवाज़ा बंद कर दिया। बोले लाला मैं कुछ दिन यहाँ निकालूंगा। मैंने कहा आराम से निकालो, मैं सुबह 7 बजे स्कूल चला जाता हूँ, 2 बजे वापस आता हूँ, आके खाना बनाता हूँ, खाना खा के शाम को साका चला जाता हूँ। क्योंकि उस समय मेरे पास में जयपुर एक पूरे संभाग का और दायित्व था। तो 6-7 शाखाएं मुझे उस समय देखनी पड़ती थी। एक रोज मैं सामने वाली दीवार को देख रहा था, वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ है। मैंने कहा बैठा होगा किसी काम से, साधारण व्यक्ति है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं 2-3 दिन लगातार उस व्यक्ति को देखा कि मैं स्कूल से आता हूं और व्यक्ति बैठा मिलता है।
हमारे विद्यालय में उस समय सन 73 में गणेश सिंह जी जो आईजी थे, उनका एक बच्चा पढ़ता था। तो गणेश सिंह जी आईजी की एक स्लिप मेरे पास में पहुंची रात्रि को 1:30 बजे कि आप जयदेव जी को जितना जल्दी हो सको यहाँ से निकाल दो, अन्यथा आप भी और जयदेव जी दोनों गिरफ्तार हो जाएंगे। मैंने जयदेव जी को वो स्लिप दिखाई, बोले ठीक है भाई अब जाएंगे हम। अब जाएंगे। उसके बाद जयदेव जी चले गए। तो दोबारा मैं आपके पास आता हूँ। बाबू जी आप बताएं, मैं सर्विस में था इसलिए। क्या शुभ नाम है आपका? ओम प्रकाश। नहीं, उस समय क्या अफरा तफरी का माहौल हो? कुछ पूरा अफरा तफरी का माहौल था। आप तो नौकरी में थे इसलिए आपको ज्यादा पता होगा। क्या अफरा तफरी का माहौल था, कहीं कुछ चल रहा था, कहीं नसबंदी, कहीं कुछ। उस समय आप जब नौकरी में थे तो कुछ आदेश भी आए होंगे कि संदेशों को गिरफ्तार करना है, क्या ऐसे आदेश आए? क्या गिरफ्तारी वाले तो हमारे पास डिपार्टमेंट नहीं था? क्या आदेश आए थे? लेकिन वो ऐसे आदेश आते रहते थे कुछ। अब तो मुझे ध्यान नहीं है उस समय। आप कुछ बताइए सर। उस समय मेरा विद्यार्थी जीवन था जी। विद्यार्थी जीवन होने के कारण है जो मैं भाई साहब के साथ परमानंद जी से कई बार मतलब उनसे मुलाकात होती रहती थी उस समय, और फिर आप लोगों से ही जो मुझसे गुजर गए हैं उन लोगों से ही मतलब उनके संस्मरण वगैरह सुन लिया करते थे। वैसे उस समय का मेरा मतलब विद्यार्थी जीवन होने के कारण में ज़्यादा है जो कोई ज़्यादा जानकारी आपको नहीं है। संसदों को सूचनाएं जो देते थे तो क्या पर्ची लिख करके, छोटी सी पर्ची लिख करके जो सूचनाएं संसदों को देनी होती थी कार्यकर्ता को, वो लिख करके चुपचाप, जैसे नरेंद्र जी थे उस समय बैंक में, तो वो सूचनाएं मारते थे, तो ऐसी सूचना देते थे मैं इधर जा रहा हूँ, वो इधर जा रहे हैं, तो ऐसे पकड़ा देते थे, बिल्कुल सामने वाले को बगल वाले को पता नहीं है इसने क्या आपस में दिया है जी। तो इस समय इतनी भय था उस समय कि सूचना भी खड़े होकर के आपस में बातचीत करने का भी डर बना हुआ था। जो संघ की प्रक्रिया होती थी, आप क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसी सूचना आपस में करते थे, तो बड़े शॉर्ट रूप में पर्ची पे लिख करके और एक दूसरे को रिटर्न किया गया। यहाँ व्यापारियों के यहाँ जो भी सामान बिकते थे उनकी उल्टा पुल्टी देखा, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है क्या नहीं है। और मुझे तो ऐसा याद है कि उस वक्त कई दुकानदारों के तो ब्लेडों को भर भर के ले गए। अच्छा। और कोर्ट में भी कभी काम पड़ता था तो वो पेशी पर 15-15, 20-20 दुकानदार एक साथ जाते थे। इसी बीच में एक और अनुभव हुआ, वो याद नहीं है किस संदर्भ में, महुआ में एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में शायद ये इमरजेंसी में कोई लड़ाई आ गई उसके बाद थी, तो ऐसे ही कोई स्वयंसेवक रहा होगा या कार्यकर्ता रहा होगा, उसने ये सुनाया कि साहब जब हम पुलिस के हत्थे चढ़े तो नाखूनों को प्लास से खींच करके हमको प्लास से नाखून खींचे गए थे, बुरी तरह आंखों में आंसू आ रहे थे उनके। ऐसा हमको लगा कि ये कितना अन्याय हुआ होगा। उन्होंने बताया कि हमको हमारे हाथों को बोले ऐसे ही मरोड़ देते थे और उंगलियों में से नाखूनों को खींचते थे, बालों को ऐसे खींचते थे, बालों खींचते थे, ऐसा उन्होंने अनुभव अपने बताया। तो किसी पुलिस वाले की मदद की थी पिताजी ने और ओम प्रकाश मित्र ने उस जमाने में। तो महावीर स्टेशन पर मुझे सूचना मिली थी कि मैं भागपुर गांव में हूँ और बच्ची की शादी तो अपन कर नहीं पाएंगे, रिश्ता तो कर ही दिया भुसावर, इसलिए तुम मेरे से मिलने आ जाओ। और मैंने उसको मेरे मन की बात बता दी। उसी वक्त क्या हुआ कि वहाँ से सूचना पहुँची, मैं पहुँचा हूँ भागपुर नरेंद्र में होकर के, तब तक फोर्स वगैरह पिताजी को अरेस्ट कर लिया। पिताजी साहब एक फुलसी नाम का हमारे मिस्त्री था, उसने पिताजी की रक्षा के लिए किसी किसान का फावड़ा मारने को उठाया। पिताजी ने रोक दिया, नहीं हमें तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो उस वक्त हमारे जो रिश्ते हुए थे सिस्टर के, उन लोगों ने हमें बड़ा परेशान किया कि हम तो रिश्ता छोड़ना चाहते हैं, हम तो नौकरी पेशे में, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, फलाना बेटा कोई बट। तो इतना परेशान किया हुआ था हमें उस वक्त। और बार बार मेरे साथ तो 20 दफ़े उन लोगों ने इतनी मारपीट की थी जब तक पिताजी अरेस्ट हुए। मैंने पिताजी को प्रार्थना की थी कि हमारे भुसावर वाले रिश्तेदार रिश्ता छोड़ना चाहते हैं सिस्टर का, आप आ जाइए, अरेस्ट हो जाइए। बोले रूस में जिस तरह से जार के समर्थक लोगों को जेलों में सड़ा दिया, जिंदा निकालने नहीं दिया, ये लोग हमें जब तक राजनीतिक
पार्टी दूसरी नहीं आएगी, हमें कभी जेलों से छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, ये एक बड़ी तो समस्या रमाकांत है। जी कलेक्टर थे, पिताजी के अच्छे संबंध थे, उस वक्त पिताजी को अरेस्ट करके टोक की जेल में रखा गया। उसकी ताड़ना के साथ साथ आप देखिए चोखलाल साइकिल वाला था, हमारे दुकान थी उसके पड़ोस में, मित्तल जी और पिताजी की पूछ के लिए उन्होंने जबरदस्ती उनको मारपीट की और उसको इसलिए जेल में डाल दिया। मुझे याद आता है कि जब 5-6 महीने निकल गए इमरजेंसी को और भाई साहब गिरफ्तार पुलिस के हाथ नहीं चढ़े, तो अचानक ही वो एक रात को हिंडौन आए और हिंडौन आके घर पर रुके और सुबह नहा धो करके उठ करके और वो जो गिरफ्तारी देने के लिए नीम के बाजार पहुंच गए सीधे। नीम के बाजार, हाँ, वहां से वो भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सरकार मुर्दाबाद, इंदिरा गांधी मुर्दाबाद, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाते हुए अकेले ही नीम के बाजार से बाजार होते हुए और सीधे थाने पर पहुंच गए। ये आपको हाँ, उस समय अकेले थे, लेकिन थाने तक पहुंचते पहुंचते हजारों की भीड़ उनके पीछे चल रही थी समर्थन में, नारे लगाती हुई। और वहाँ थाने में जाकर नारे लगाए खूब। वहाँ के जो SSO वगैरह हैं उनको भी काफी उन्होंने सुनाया, फटकारा। आखिर उनको गिरफ्तार तो होना ही था, तो उनको वहाँ जो गिरफ्तार कर दिया। उस समय परिवार की महिलाओं में भी बहका माहौल था। हाँ, महिलाओं में तो बहका माहौल था बहुत ज्यादा। कैसे जैसे अब जैसे खाने बनाने की समस्या थी, किचन बंद कर दी थी, कमरे बंद कर दिए थे, सब सील कर दिए थे, तो महिलाएं परेशान तो थी। श्याम जी, आपका कोई ऐसा अनुभव? उस समय समाचारों में संपादकीय समाचार बंद हो गए थे और केवल सरकार के पक्ष के समाचार आते थे, तो वो लायर रहते थे पब्लिक के समाचार कैसे मिले। तो ऊपर से हमारे पास सामग्री आती थी, पैम्पलेट्स आके उसमें जो समाचार होते थे असली, तो वो हम लोगों को वितरित कर देते एक जगह बुला करके। जगह अलग अलग हुआ करती थी यहाँ पर, जो वितरित करते थे तो हम इस दुकान बैठ गए, दुकान बंद शाम को 8 बजे, एक मिनट में घुसा दिया अंदर, फिर वहाँ जाके बैठ के घुसा दिया। सब लोगों को मिलता था तो उनको लोग पता लगता था। कई लोगों को पता लगता था ये RSS वाले कर रहे हैं, वो तो ऐसा अगला समाचार कब आएगा, तो अखबार के बजाय उनको महत्व ज़्यादा देते थे। अखबार की जगह उनको महत्व समाचार कब आएगा, ये आपका एक अनुभव रहा है।